हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम इकोनॉमिक्स करने वाले हैं, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इस वीडियो की जितनी ज्यादा डिमांड आई है, इस चैप्टर की जितनी ज्यादा डिमांड आई, उतना तो टोटल पूरा एसएसटी का भी डिमांड नहीं आया होगा। दिस इज योर मास्टर टीचर वर्षा एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर दिस होल चैप्टर। तो बेसिकली इस चैप्टर में क्या हम करने वाले, सबसे पहले हम वही देखेंगे ऑब्वियसली। क्या क्या चीजें हैं इस चैप्टर में, सबसे पहले तो वो जान लो। देखो, ये जो विलेज है पालमपुर, ये एक हाइपोथेटिकल विलेज है। एंड बाय हाइपोथेटिकल वी मीन ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है। एक ऐसी सिचुएशन जहां पर एक विलेज को इमेजिन करा गया है और वहां पर लोग कैसे काम करते हैं, या इन जनरल हमारा जो सोसाइटी है वो कैसे काम करता है। लाइक हाउ पीपल आर एक्चुअली अर्निंग मनी, वो उस मनी का क्या करते हैं, जब दे एक्स्ट्रा मनी तो उसको कैसे काम करते हैं, हमारे पास काम करवाने के लिए जो लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं, जो हमारे लिए काम कर रही हैं चीजें उनको हम लोग क्या बोलते हैं। ये पूरा चैप्टर हम लोगों को यही समझाने वाला है। अब एक बात बताओ, जब हम बहुत ऐसे कार्टून वगैरह देखते हैं, मोगली वगैरह देखा होगा आपने, तो मोगली के टाइम पर तो इंटरनेट सॉफ्टवेयर ये सब नहीं होता था। क्या होता था उस समय, होता था कि लोग खाते पीते थे, सोसाइटी में अच्छे से रहते थे, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे। क्या ऐसे ही सब कुछ होता था? बस वही हमें जानना है। बट डेफिनेटली ये चैप्टर ज्यादातर एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड प्रोडक्शन पर ही बातें करेगा, बिकॉज विलेज में जनरली यही काम होता है। इवन आज भी हम लोग देखेंगे तो विलेज, जो इंडिया के विलेजेस हैं, दोज आर स्टिल मेजोरिटी एग्रीकल्चर बेस्ड है। तो आज के इस चैप्टर में बस यही चीजें कवर करनी है, उसके अलावा कुछ भी ज्यादा सीरियस नहीं है। तो चलो चैप्टर को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले तो देखो, ये जो विलेज है दैट इज अ कंप्लीटली हाइपोथेटिकल विलेज। एंड बाय हाइपोथेटिकल व्हाट डू वी मीन कि ये एक इमेजिनरी विलेज है। बट ऑल्सो अगर आप इसको गूगल मैप पे लगा के ढूंढने जाओगे तो क्या ये आपको मिलेगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब बात करते हैं कि ये जो हाइपोथेटिकल विलेज है दैट इज कॉल्ड पालमपुर। इस पालमपुर में लोग काम क्या करते हैं, एक्टिविटीज देखो। या तो वो लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ये क्या होता है बताते हैं, या फिर वो लोग डेयरी का काम करते हैं, या फिर ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन में वो बुलेट ट्रेन तो चलाते नहीं होंगे विलेज में, बुलेट कार्ट चलाते होंगे, ज्यादा से ज्यादा फेरीज वाला जो होता है ना, ये सब चीजें करते होंगे। छोटू मोटू सी जो उनके पास वैन वगैरह होती है वो चला लेते होंगे, स्कूल वैन वगैरह, है ना। अब मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बिकॉज ये आपके क्लास 10th में भी बहुत काम आने वाला है। ना लिसन टू मी वेरी केयरफुली, जब हम अपने मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो मैन्युफैक्चर का मतलब होता है जब भी आप किसी, every time any raw material is being converted into a final goods। अब आप बोलोगे कि ये क्या बोला है आपने। जब भी कोई रॉ मटेरियल फाइनल गुड्स में कन्वर्ट होता है तो उसको मैन्युफैक्चरिंग कहता है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग आटा तो नहीं खाते हैं, हम खाते हैं चपाती। हम लोग आटे से बने बिस्किट तो खुद आटे से बना के आटा खा रहे हैं, तो पेट में जाके बिस्किट नहीं बन रहा है ना। सो बेसिकली जब भी किसी रॉ मटेरियल से कोई फिनिश गुड बनाया जाता है, आलू से बनते हैं आलू के चिप्स, आलू से बनते हैं हमारे फेवरेट फ्रेंच फ्राइज, आलू से बनते हैं आलू द पराठा। तो बेसिकली आलू तो नहीं खा रहे हैं हम लोग डायरेक्ट, खा भी रहे होंगे ऑब्वियसली, बट कच्चा तो नहीं खा रहे होंगे ना। उसको किसी फॉर्म में चेंज करके, उस रॉ मटेरियल को उबाल के, काट के, फ्राई करके, या फिर कुक करके खा रहे होंगे। तो तभी वो होता है, जब भी कोई रॉ मटेरियल है उसको जब हम फिनिश गुड में कन्वर्ट करता है तो वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग होता है। ये आपको बातें याद रखनी है। तो ये कुछ काम करते हैं। कौन कौन सी फैसिलिटीज हैं आपके पालमपुर में? तो वहां पर बहुत बढ़िया सिस्टम है, रोड्स बहुत बढ़िया है, ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है, इलेक्ट्रिसिटी भी ठीक ठाक है, इरिगेशन इज ऑल्सो गुड, स्कूल्स हैं और कुछ हेल्थ सेंटर्स भी हैं। कनेक्टेड टू अ बिग विलेज कॉल रायगंज इन अ टाउन शाहपुर। और ये जो हमारा गांव है, ये एक बड़े विलेज रायगंज से कनेक्टेड है, और ये एक टाउन शाहपुर से भी कनेक्टेड है। सम 450 फैमिलीज आर लिविंग, 80 अपर कास्ट फैमिलीज हैं, और 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन आर शेड्यूल्ड कास्ट, यानी कि सोशल डिविजन भी है। और जब भी हम किसी भी सोसाइटी में देखते हैं, वी ऑलवेज 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 हैव टू रिमेम्बर कि कोई ना कोई सोशल डिविजन तो होता ही है, चाहे वो सोशल इश्यूज पर हो, चाहे वो इकोनॉमिक बेसिस पर हो, चाहे वो किसी भी बेसिस पर हो। देन कुछ हमारे पास चीजें, यहाँ पर हमारे पास पक्का हाउसेस भी हैं और कच्चा हाउसेस भी हैं। पक्का हाउसेज मीन जो सीमेंटेड हाउस है,
जहाँ पर प्रॉपर रेनफॉल हो रहा है तो कोई इशू नहीं हो रहा है, और कुछ हाउसेस कच्चे हैं जो कि पुअर लोगों के हो रहे हैं, जहाँ पर अगर कुछ भी दिक्कत परेशानी हो रही है तो बहुत ज्यादा उनको सफर करना पड़ रहा है। तो ये एक ब्रीफ आइडिया हमें पालमपुर के बारे में मिल गया। अगर हम देखें नेक्स्ट हमारा है कि कुछ भी चीजें जो यहाँ पर करे जा रही हैं हमारे विलेज पालमपुर में, उसमें लगता है प्रोडक्शन। लेकिन प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज बाय यूजिंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि जब भी हम कुछ गुड्स बना रहे हैं, कुछ भी गुड्स बनाने के लिए, मान लो कि आपने चाय बनानी है, जस्ट सिंपली आपको माजा, आपको फ्रूट जूस बनाना है, सो आपको सबसे पहले फ्रूट चाहिएगा, आपको मिक्सर ग्राइंडर चाहिएगा, उसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिएगा और अपना खुद का दिमाग भी चाहिएगा, क्योंकि स्विच ऑन करना है, सारी चीजें करनी है, मशीन कैसे चलेगा, ग्राइंडर कैसे चलेगा, वो भी। तो बेसिकली ये आपने पैसा भी इन्वेस्ट करा है उस मशीनरी में, आपको रॉ मटेरियल भी इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। तो ये जब भी हम कुछ भी प्रोडक्शन करते हैं किसी भी सोसाइटी में, तो उसके लिए हमें कुछ फैक्टर्स लगते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, ये चारों चीजें आपको पता होनी चाहिए, मैं भी एक एक करके इनको डिस्कस भी करेंगे। तो सबसे पहले तो हम गांव में रह रहे हैं, तो वी नीड लैंड, राइट। अगर हमारे पास यहाँ पर जमीन है तो बहुत बढ़िया है, तो वो तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, हमारे कोई भी एग्रीकल्चर जमीन पर हो रहा है। उस जमीन पर हम लोग ने देखा कि छू मंतर शगला का बूम बूम पेंसिल से हम लोग ने उस पे शुगर केन की खेती कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, हमें लेबर चाहिए, वी नीड ह्यूमन कैपिटल फॉर दैट, राइट। एंड देन हमारे पास चाहिए कैपिटल, यानी कि और हमें चाहिए ह्यूमन एंटरप्राइज, जो ह्यूमन के वजह से ही तो कुछ ना कुछ होगा। इंसान के दिमाग में आया कि क्लास 9 में बोर्ड्स डाल देते हैं, तो ये किसका दिमाग होगा? इंसानों का, चिट्टी रॉबोट का तो नहीं है। तो जब भी हम फैक्टर प्रोडक्शन की बात करते हैं तो चार लोगों के बारे में यहाँ पर बातें होती हैं, एंड दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ह्यूमन एंटरप्राइज। समझे आप लोग? चलो, अगर हम जमीन की बात करें तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है जमीन में, आप कौन कौन से एग्जाम्पल्स देख सकते हो वो एक बार जल्दी से स्क्रीन पर देखो। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। सो बेसिकली तीन हमारे पास रिसोर्सेज हैं जमीन पर। जमीन पर मिलने वाला पानी, जमीन पर मिलने वाले फॉरेस्ट और जमीन पर मिलने वाले मिनरल्स हमारे लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हम पानी के बिना, ठीक है, हम लोग फॉरेस्ट के बिना और हम लोग मिनरल्स के बिना ये सब चीजें नहीं कर सकते हैं। कोई भी प्रोडक्शन इन तीनों के बिना हो ही नहीं सकती है। हम लोग क्या हो जाएंगे? खाली रह जाएंगे। अब लेबर यानी कि सेकंड फैक्टर है हमारा, और सेकंड फैक्टर में हमें दो टाइप देखने को मिलते हैं। और जब हम दो टाइप की बात करते हैं तो वी हैव स्किल्ड लेबर एंड वी हैव अनस्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर वो होता है दोज हु हैव सम टेक्निक्स and they have some kind of education, right, they have done some kind of their courses, तो वो हमारा skilled labor होता है। बट अनस्किल्ड लेबर होता है अनएजुकेटेड, जिसके पास कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, जिसके पास कोई कोर्सेज नहीं है, तो वो क्या है? ट्रेनिंग नहीं होती है उनके पास। ये हमारे अनस्किल्ड लेबर है, और जिसके लिए हमें कोई स्पेशल, कुछ भी स्पेशल डिग्री अचीव करना नहीं चाहिए, या फिर उसका रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो ये हमने देखा सेकंड, ये हमने देखा हमारा फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और जब हम अपना फर्स्ट फैक्टर प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें पता चलती है। फिर हम आ जाते हैं हमारे थर्ड फैक्टर पर, और दैट इज कॉल्ड एज हमारा फिजिकल कैपिटल। अब फिजिकल कैपिटल में भी दो चीजें हैं, बाप रे हमें कितना पढ़ना पड़ता है। जब हम फिजिकल कैपिटल की बात करते हैं तो हमारे पास होती है फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल मतलब क्या हो रहा है कि आपने एक आइसक्रीम की मशीन खरीदा और उस आइसक्रीम की मशीन को खरीद के घर पे रख लिया, और जब भी आइसक्रीम का सीजन आएगा तो आप वो आइसक्रीम का मशीन निकालोगे, तो अब आपको उसमें कुछ तो वर्किंग कैपिटल भी डालना पड़ेगा। वर्किंग कैपिटल यानी कि उसमें थोड़ा मिल्क एंड आइसक्रीम वगैरह बनाने के लिए ड्राई फ्रूट वगैरह लगेगा, शुगर लगेगा, ये सारी चीजें जो भी लगेगा, दैट इज कंसीडर्ड द वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब भी हम बात करते हैं, सो दैट इज योर फिक्स कैपिटल एंड योर वर्किंग कैपिटल। करेक्ट है? तो ये हमारा हो गया है फिजिकल कैपिटल ऑन दी हमारा थर्ड। अब ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? फोर्थ भी कर रहे हैं, तो फिक्स कैपिटल के कुछ एग्जांपल्स ऑब्वियसली करने वाले हैं। सो देखो, फिक्स कैपिटल में आपने कोई मशीन, टूल या फिर कोई बिल्डिंग्स हुआ आपने फिक्स ले लिया है, या आपने उसको फिक्स टाइम के लिए रख लिया है अपने पास।
सो जो भी टूल्स होते हैं, मशीन्स होती हैं, रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स सच एज फार्मर्स प्लोइंग, sophisticated machines such as generators, turbines, computer, etc. Tools machine buildings can be used to produce over many years. So जो भी हमने टूल्स लिए हैं वो बहुत सालों की इन्वेस्टमेंट होती है. इट्स नॉट लाइक कि वो एक दिन में खराब हो जाएगा तो हम उसकी गारंटी अवेल कर सकते हैं, हम उसको वारंटी में लेके आए कि अरे हमें 10 साल की वारंटी तो दो एटलीस्ट कि हमारा कंप्यूटर अच्छा चलेगा. तो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि कंप्यूटर तो हमारे पेरेंट्स भी हमें लेके देते हैं तो वो हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे? एब्सोल्युटली यस. योर पेरेंट्स आर ऑल्सो पुटिंग अ लॉट ऑफ कैपिटल इनटू यू, राइट? बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आप आने वाले टाइम में क्या बनने वाले हो? पैसे की चलती फिरती मशीन बनने वाले हो कि चारों तरफ से चल रहे होंगे और पैसा ही पैसा होगा. यस, करेक्ट है वो बात. उसके बाद हमारा वर्किंग कैपिटल समझ गए आप लोग, कोई भी रॉ मटेरियल या फिर कोई पैसा आपके हाथ में दो जो कॉन्टिन्यूसली काम कर रहा है. आइसक्रीम की मशीन लेना और आइसक्रीम बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट होगी वो तो कॉन्टिन्यूसली चाहिए होगी ना. ऐसा तो है नहीं कि एक बार लिया और फिर 100-200 बना लो, 1000 आइसक्रीम बेच रहे हैं बस वो मजा ही मजा आ रहा है. नहीं, आपको वर्किंग कैपिटल भी चाहिए. तो जो भी रॉ मटेरियल होगा, सच एज यार्न चाहिए कपड़ा बनाने के लिए, पॉटर को क्ले चाहिए, then you have money is always required to produce certain make payments और कुछ necessary items खरीदने के लिए, पैकेजिंग खरीदने के लिए, आइसक्रीम रैपर खरीदने के लिए, आइसक्रीम के अंदर जो स्टिक लगी होती है उसमें भी भाई खरीदना पड़ेगा, वो तो मशीन बनाएगी नहीं, राइट? और कुछ टूल्स और ये सब तो हमने देखा ही है जो कि हमारा किस में आ जाती है, जो कि हमारा फिक्स कैपिटल में आ जाती है. तो नाउ यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फिक्स कैपिटल एंड योर वर्किंग कैपिटल. आई होप इतना तो सबको क्लियर ही होगा. समझे आप लोग? चलो, बाकी हम लोगों को ह्यूमन कैपिटल भी देखना है. ह्यूमन कैपिटल में क्या क्या आता है? knowledge or enterprise to be able to put together land, labor, physical capital and produce an output either to use or sell it in the market. अब इंसान ही तो सारी प्रॉब्लम के जड़ है ना. इंसान ने आइसक्रीम इन्वेंट करी, इंसान ने पिज्जा इन्वेंट करा, इंसान ने मोमोज इन्वेंट करा है. तो एनीथिंग दैट इज हैपनिंग इज ऑल बिकॉज ऑफ द ह्यूमन कैपिटल. ह्यूमंस के दिमाग में जो नॉलेज है उसके वजह से सिलेबस बढ़ गया. ह्यूमंस के दिमाग में इतनी नॉलेज है कि हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है पढ़ने के लिए. अगर इंसानों ने कुछ करा ही नहीं होता तो हम भी मोगली की तरह मजे कर रहे होते जंगलों में. कितना मजा आता, हाइड एंड सीक खेलते, गेम्स खेलते, लूडो खेलते, है ना, पानी में नहा रहे होते, पूरे नदियों में, समुद्र में डूब के मजा आता, कभी सनसेट देखते, कभी सनराइज देखते. पढ़ना वढ़ना किसने बनाया? पूरी दुनिया को ऐसे ही घूमना चाहिए था. हंटिंग गैदरिंग करते रहते, खाते रहते, पीते रहते, अपनी एक खेती कर लेते, अपने मैंगोज लगाते, अपने गवावा लगाते, कितना मजा आता ना. पता नहीं पैसा ऐसा किसने बना दिया है, ये बड़े बेकार से कंसेप्ट है. तो जो भी करता है वो इंसान ही करता है. तो इंसान का आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे के सारे लोगों ने सर्कल जो है क्रिएट कर लिया है. एंड ऑल ऑफ वट एवर इज हैपनिंग इज ऑल बिकॉज ऑफ ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स के वजह से ही सब कुछ हो रहा है. वॉर भी हो रही है ना, रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, सब कुछ का दिमाग खराब करता है ह्यूमन बींग. और हम तो रोबोट है, हमें क्या पता, हम तो रोबोट है ना, हम तो चिट्टी रोबोट है, हम तो ह्यूमन बींग्स के बारे में कुछ नहीं जानते. अब बात करने वाले हैं हम लोग हमारे चैप्टर में होने वाली कुछ फार्मिंग एक्टिविटीज. इतनी बातें अगर आप लोगों को बढ़िया से क्लियर हुई तो जल्दी से मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ वीडियो को पॉज करके. बोलो जल्दी से, इतनी बातें क्लियर हैं आप लोगों को? आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए. जल्दी से बोलो, कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए क्या? नहीं होनी चाहिए. चलो, अब हम बात करते हैं फार्मिंग एक्टिविटी. जब हम फार्मिंग एक्टिविटीज की बात करते हैं तो आपको पता है कि हमारे यहाँ पर ना, इन जनरल पूरी दुनिया में देर आर सर्टन एक्टिविटीज. कौन कौन सी वो एक्टिविटीज होती हैं? देखो, हमारे पास है यहाँ पर 3 एक्टिविटीज. या तो आप काम करने वाले हो प्राइमरी सेक्टर में, ये कौन होता है बता रहे हैं. या फिर आप काम करने वाले हो सेकेंडरी सेक्टर में, और या फिर हम कहाँ काम कर सकते हैं? टर्शरी सेक्टर में. अब हम बात करने वाले इन तीनों सेक्टर्स में क्या होता है. देखो, जो हमारा प्राइमरी है दैट इज ऑल्सो द स्टार्टिंग एज, इसको फर्स्ट सेक्टर कहते हैं. और इसमें होता है एग्रीकल्चर. ओहो, और एग्रीकल्चर इज ऑल्सो फार्मिंग, इजंट इट? नाउ यू सी सेकेंडरी सेक्टर में वही वाली मैन्युफैक्चरिंग होती है जो मैंने आपको अभी सेशन के स्टार्टिंग में बताई थी. याद आया आप लोगों को? यहाँ पर होती है मैन्युफैक्चरिंग. एंड देन वी सी टर्शरी. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट टर्शरी, तो टर्शरी में आता है आपका सर्विसेज.
तो हम इसको कैसे समझेंगे एक एग्जाम्पल से, कि मान लो दैट हमने यहाँ पर बनाया आलू, और आलू को इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या हुआ, पोटैटो। तो पोटैटो तो एग्रीकल्चर करना पड़ता है, पोटैटो तो शकला का बूम बूम पेंसिल से नहीं बनेगा। तो पोटैटो से अगर हमें पोटैटो का कोई फॉर्म चेंज करना है, हमें फ्रेंच फ्राइज बनाना है, आलू टिक्की बनाना है उसका, है ना, या फिर हमने उसका इन जनरल चिप्स बनाना है, तो जब भी किसी चीज को रॉ मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको मैन्युफैक्चरिंग। तो पोटैटो बनेगा चिप्स, है ना, पोटैटो बन गया चिप्स और वो मैन्युफैक्चर हो गया। अब मान लो कि ये चिप्स आप तक पहुंच गया, लेकिन आपको तक ये चिप्स कैसे पहुंचा, तुमने जो लेज का पैकेट खरीदा ये तुम तक कैसे पहुंचा, वो जो भी लोगों के वजह से पहुंचा वही लोग होते हैं सर्विस वाले लोग, जो कि उसको कुछ ना कुछ सर्विस कर रहे हैं, जो गाड़ियां चला रहे हैं, लेज कहीं बन रहा है आप, लेकिन आप तक पहुंच रहा है। सो ये सारे जो लोग होते हैं जो अपनी सर्विसेज आपको देते हैं वो टर्शियरी सेक्टर में आते हैं। ठीक है, एक कोई भी इंसान, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, है ना, जो भी लोग आपको अपने सर्विस दे रहे हैं वो सर्विस में आता है। इट कुड बी सिंपली टीचिंग, आप ट्यूशन जा रहे हो, आप यूट्यूब पे, सब अपनी सर्विसेज आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 एक्टिविटीज हमारे यहाँ पर होती है, लेकिन हमारे पालमपुर में होती थी खेती, यानी कि हमारी एग्रीकल्चर। चलो देखते हैं, अगर हम बात करें तो जमीन तो फिक्स है, ऑब्वियसली जमीन फिक्स है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि पालमपुर में पूरी दुनिया थोड़ी आती है। फार्मिंग मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी थी कहाँ पर, विलेज पालमपुर में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर एक्चुअली डूइंग फार्मिंग। 75% of the people are dependent on it for their livelihood। वो लोग खेती के लिए ही अपनी पूरी लाइफ पूरा का पूरा दे दे रहते थे, पूरा मजा उनको खेती करने में ही आ रहा था, बहुत बढ़िया से उनका एंगेजमेंट 75% खेती में था। Since 1960 there has been no expansion in land area under cultivation। और 1960 से पहले कोई expansion नहीं हो रहा था under cultivation, सारी चीजें ठीक हुई। Some of the wasteland in the village had been converted into the cultivable land, but कुछ waste जो जगह पड़ी हुई थी उसको farmers ने अपना दिमाग लगाया, उसमें fertilizer डाला, उसको दोबारा से बहुत सारा पानी दिया और उस पर कुछ ना कुछ cultivation start किया। समझे आप लोग? उसके बाद इन्होंने स्टार्ट करी मल्टी क्रॉपिंग। एंड मल्टी क्रॉपिंग में मतलब ये होता है कि वो रेनी सीजन में खारिफ है जिसमें हमें ज्वार और बाजरा देखने को मिलेगा। कल्टीवेशन ऑफ पोटेटोज बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर, सब कुछ पूछा जाएगा ये एग्जाम में। एंड ऑल्सो इन द विंटर सीजन राबी क्रॉप जिसको कहते हैं, ये यहाँ पर वीट का खेती करते थे। और उसके बाद शुगर केन ही जो है हार्वेस्ट करते थे वंस एवरी ईयर, क्योंकि शुगर केन ऑलमोस्ट पूरा साल ले लेता है, 9 to 10 महीने लगते हैं, मिनट्स कह रहे हैं, 9 to 10 मंथ्स लगते हैं पूरे आपके शुगर केन की खेती को। तो ये सारे के सारे चीजें करते थे। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि क्या सिर्फ सिंगल क्रॉप करते थे पालमपुर के लोग, नहीं, वो मल्टीपल चीजें कर रहे हैं पूरे चैप्टर में। चलो भाई, मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब क्या है कि ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स, करेक्ट है। मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, ऑब्वियसली प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और हर एक जो है फसल का रेट भी अलग होता है, तो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम ऑल्सो। ग्रोइंग ऑफ मोर देन 1 क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर, और एक ही जमीन पर दो दो बार काम हो जाएगा तो फिर डबल पैसा। तो बेसिकली मल्टीपल क्रॉपिंग के कुछ बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी आउटकम आपको चैप्टर में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, चलो उसके बाद है ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स ये लोग यूज करते थे। फॉर ऑब्वियस रीजंस उस टाइम ये लोग बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी में आगे नहीं पहुंचे पते हुए थे, तो इनको थोड़ा टाइम लगता था कि हम जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं चीजें, हम उसके हिसाब से चलने वाले हैं। तो सेम चीज हुई। Till the mid 1960s, the seeds used in the cultivation were traditional ones with the relatively low yields। लेकिन ऐसा क्या हुआ होगा कि टिल मिड 1960s काफी कम प्रोडक्शन होता था, बताएंगे तुमको, लेकिन अभी नहीं। ट्रेडिशनल सीड्स को कम इरिगेशन चाहिए होता था। अब आप बोलोगे ट्रेडिशनल सीड्स मतलब जो नॉर्मली विदाउट यूज ऑफ केमिकल्स हमें मिल रहे हैं, है ना, हम लोग उसको हमारी जो पूरी फार्मिंग है उसी में से बच्चा कुचा सा लेके आ रहे हैं। फार्मर्स यूज काउ डंग एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइजर, जो भी नेचुरल फर्टिलाइजर मिलता था, कोई केमिकल वाला फर्टिलाइजर हम यहाँ पर नहीं यूज कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली ऑल दीज वर रेडिली अवेलेबल विद द फार्मर्स। उन्होंने बनाना खाया तो बनाना का जो पील है, उन्होंने एप्पल खाया, पोटैटो खाया, जो भी उनका फर्टिलाइजर था, उनका जो नेचुरल मेन्योर था, उसको फर्टिलाइजर की तरह जो है यूज करते थे, तभी ये लोग बिल्कुल बीमार नहीं पड़ते थे। आपको देखने को मिला कि इनको छोटी मोटी चोटें लग जाती थी, बट बहुत ही डेडली डिजीजेस ये लोगों को नहीं होते थे।
ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखनी है। ट्रेडिशनल फार्मिंग की वजह से हमें एक क्वेश्चन है, हमसे पूछा जाता है कि जो यील्ड होता है ना, इसका मीनिंग क्या होता है। तो ये जो यील्ड होता है, इसका मीनिंग पता है आपको क्या होता है? ये आप प्लीज नोट डाउन कर लेना, क्योंकि आपसे एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा गया है बहुत बार। सो प्रोबेबिलिटी है कि और भी बार आपसे बहुत बार पूछा जाएगा। तो यील्ड का क्या मतलब होता है? देखो, जब भी हम measured as crop produced on a given piece of land during a single सीजन। जब एक सिंगल सीजन में किसी भी जो है क्रॉप का प्रोडक्शन हो रहा है एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड पर, उसको कहते हैं यील्ड। ठीक है, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर हम बात करें नेक्स्ट, इस यील्ड में एक बहुत बड़ा मेजर चेंज आया था ड्यूरिंग 1960। 1960s में हुआ था एक बहुत बड़ा इन्वेंशन, और उस इन्वेंशन ने जो दुनिया की सारी चीजें चेंज करी। अब इस इन्वेंशन ने, जिसको कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, इस ग्रीन रेवोल्यूशन ने कुछ तो बहुत बड़ा चेंज किया। तो जो अभी हमने पढ़ा था, कि जो हमने अभी पढ़ा था टिल मिड 1960s, 1960s के बाद ऐसा क्या हुआ होगा कि कुछ हुआ। यहाँ पर आया इंट्रोडक्शन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस यूजिंग सम हाई यील्ड वेराइटी सीड्स। अब हम अपना जो व्हीट और राइस, जो कि स्टेपल फूड है मोस्ट ऑफ द इंडिया में, some parts have rice as their staple food, some parts have white as मतलब कि wheat as their staple food। तो इस स्टेपल फूड में आया एक नया बहुत बड़ा चेंज, और उसको कहते हैं हाई यील्डिंग यूज ऑफ वेराइटी, HYV। HYV से हम क्या समझते हैं? देखो, अगर मैं आपको बोलूंगी ये एक पेड़ है, और इस पेड़ पर एक फल लगा है, इस पेड़ पर एक फल लगा है, और इस पेड़ पर एक फल लगा है, दिस इज द नेचुरल वे। ठीक है, ये वही है जो हम लोग नेचुरल फार्मिंग देखते हैं विलेज पालमपुर में। दिस वॉज बिफोर 1960s, बिफोर 1960s। लेकिन समथिंग हैपेंड आफ्टर 1960s के बाद कुछ हुआ, और उसको कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब एक ऐसा टाइम कि जिसने सब कुछ चेंज कर दिया। जैसे हम देखते हैं ना फ्रेंच रेवोल्यूशन, दैट चेंज्ड एवरीथिंग इन द कंट्री, लाइक गवर्नमेंट का रोल प्ले सब कुछ चेंज कर दिया। ऐसे एग्रीकल्चर में इंडिया में आया ग्रीन रेवोल्यूशन। बाय दिस ग्रीन रेवोल्यूशन वी मीन कि ऐसे सीड का इन्वेंशन हुआ जो ऑब्वियसली केमिकल और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से बना हुआ था। तो फिर यहाँ पर ये जो हमने ट्री देखा, नाउ यू नो दिस ट्री स्टार्टेड टू लुक लाइक दिस, जिसपे इतना ज्यादा प्रोडक्शन हो गया, जहां पर हम एक फल देख रहे थे अब उस पर मल्टीपल फल आने लग गए, क्योंकि हमारे प्लांट को ना बहुत ज्यादा पावर मिल गई, उसके पास ऐसी शक्तियां आ गई कि अब वो मल्टीपल प्रोडक्शन कर रहा है। यहाँ पर हमें 3 ही फ्रूट देखने को मिल रहे थे, और वहां पर देखो आपको 8 फ्रूट्स देखने को मिलेंगे। तो प्रोडक्शन वॉज मच ग्रेटर ऑन अ सिंगल प्लांट। HYV सीड्स नीडेड प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत ज्यादा पानी चाहिए था, जिसके लिए पानी भी खर्च हो जाएगा, और इसलिए हमारे पास आजकल बहुत कम पानी भी बचा हुआ है। केमिकल फर्टिलाइजर काफी ज्यादा इस्तेमाल होते थे, और पेस्टिसाइड्स भी यूज होते थे, कि अगर इतना ज्यादा होगा तो कीड़ों के भी मत आ जाएंगे, कीड़े फसल को खा जाएंगे, कीड़े भी बोलेंगे कि वाह वाह बेटा वाह, अभी तो तुम्हारे पास बहुत ज्यादा आ गया है और मैं आपकी फसल को खा जाऊंगा। ऐसा होता था, और इसका एग्जाम्पल है पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ग्रीन रेवोल्यूशन ने लोगों की रातों रात चांदी की करी थी। आजकल आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। इन दी पालमपुर द यील्ड ऑफ व्हीट फ्रॉम ट्रेडिशनल वेराइटी वाज 1300 किलोग्राम per hectare. But can you imagine how much it actually went above? And it was now 3200 kg. Almost thrice. 3 गुना लगभग ये पड़ गया। तो बात खुद सोचो कि तुम्हारे जेब में 1300 रुपए है, और तुम्हारे बड़ी खुशी हो रही है, और एकदम से तुम्हारे की नींद आ जाए,
और जब तुम उठो तो तुम्हारे जेब में 3200 रुपीज हो जाए तो तुम नाच नाच के पागल हो जाओगे। सेम चीज यहाँ पर विलेज पालमपुर के लोगों के साथ भी हुई और इन जनरल इंडिया में भी हो जाएगी ना, कि सब नाच लगेंगे कि वाह फार्मर्स के तो मजे आने वाले हैं, फार्मर्स तो अब बहुत ज्यादा पैसा कमाने वाले हैं। और ये रीजन भी है कि आज तक इसके बाद इंडिया में कोई बहुत सीरियस फेमाइन नहीं आया। इवन हमने जो हमारा कोविड पीरियड था उसको भी सरवाइव कर लिया विदाउट स्टारवेशन। लोगों को स्टारवेशन उतनी नहीं हुई कि वो न्यूज में हेडलाइंस बन जाए। ठीक है, सबको खाना मिलता रहा प्रॉपरली, इतना जो है एक्स्ट्रा सरप्लस गवर्नमेंट्स के पास था और आज भी है। ठीक है, समझे आप लोग। चल अब बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास की सस्टेनेबिलिटी ऑफ लाइफ। बट ग्रीन रेवोल्यूशन कितना कुछ अच्छा कर रहा था, कुछ ना कुछ तो खराब भी कर रहा होगा ना। तो देखो, जब हम खराब की बात करते हैं तो बस एक दो ही चीजें हैं और उसकी वजह से हमारे सॉइल की फर्टिलिटी थोड़ी खराब तो हुई। सॉइल की फर्टिलिटी खराब होगी, देखो मैं मेरे साथ जो है आपको बताती हूँ। जब भी आप कुछ भी केमिकल यूज करते हो कहीं पर भी, आप कपड़ों पे करो, बॉडी पर करो, है ना, परफ्यूम्स लोग लगाते हैं, उससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो एवरी टाइम ह्यूमन बीइंग केमिकल कंज्यूम करेंगे तो सब कुछ खराब होगा। हम जो खाना खाते हैं उसमें इतना ज्यादा केमिकल होता है आजकल। हम जो चीजें यूज करते हैं उसमें इतना ज्यादा केमिकल होता है। प्लास्टिक में कितनी ज्यादा दिक्कतें होती है, तो जिससे कि हमारी जमीन भी खराब हुई। जब हमने अपनी जमीन को नेचुरल चीजें छोड़कर केमिकल देना शुरू कर दिया तो फिर वहीं से ही हम लोगों ने हमारे जमीन की फर्टिलिटी को भी खराब करना शुरू कर दिया। Continuous use of groundwater for tubewell irrigation reduce the water table below the ground। obvious reason है, पहले हम लोग बारिश का वेट करें कि बारिश आएगी तो हमारी फसल अच्छी हो जाएगी, बड़ा मजा आएगा। लेकिन हमने क्या करा, आर्टिफिशियल इरिगेशन, पानी जमीन से खत्म कर देगा। क्यों? क्योंकि पैसा कमाना था भाई सबको, सबको मजा आ रहा था। अब किसी को 1300 रुपए नहीं चाहिए तो सबको 3200 रुपीज चाहिए थे, है ना। सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर धीरे धीरे बहुत सारे समय पर खराब होते गए हैं, खराब होते गए हैं बहुत ज्यादा। फिर हमारा चैप्टर कहता है कि सुनो सुनो इधर आओ जरा, थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लो जमीन का जो पालमपुर के लोगों के बीच में होता था। पीपल हु एंगेज इन एग्रीकल्चर डू नॉट हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टीवेशन। जो भी सारे लोग एग्रीकल्चर में एंगेज थे उनके पास सफिशिएंट जमीन नहीं होती थी, क्योंकि गरीबी आज भी है और ये जो इरेगुलर और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ये बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज आर लैंडलेस। तो 450 फैमिलीज में से जो 1/3 ऑफ द प्रोपोर्शन था वो क्या था, आपका लैंडलेस था। और वो थी 150 फैमिली जो कि मोस्टली दलित्स थी। अब दलित्स जो है वो सोसाइटी में सबसे नीचे रखे जाते थे और ये बहुत सालों से चले आ रहा था। ये एक सोशल डिवीजन है जो कि बहुत ही वियर्ड है, बहुत ही डेरोगेटरी है और होनी नहीं चाहिए। बट ये आज भी हमारे बहुत सारे कंट्री साइड और बहुत सारे विलेजेस में देखने को हमें मिल जाता है। तो ये सारी चीजों में से हमें पता चलता है, ये सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कि 450 फैमिलीज में से 150 फैमिलीज कौन थी, बताना हमें जरा जल्दी से बता दो। उसके बाद 240 फैमिलीज कल्टिवेटेड स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर इन साइज। बाकी जो 240 फैमिलीज थी वो क्या करती थी, छोटू छोटू से प्लॉट उनके पास होते थे जो कि 2 हेक्टेयर इन साइज होते थे, उस पर कल्टिवेशन करते थे। और 60 फैमिली थी मीडियम और लार्ज जो थे वो सिर्फ 2 हेक्टेयर यूज करते थे। 60 फैमिलीज मीडियम और लार्ज यानी कि थोड़े बड़े चंक ऑफ लैंड उनके पास होते थे। तो आज भी सोसाइटी ऐसे ही रन करती है। तो 240 मीडियम, मैं ना मिडिल क्लास कह सकते हो, 60 फैमिलीज अपर क्लास और फिर लोअर क्लास में 150 फैमिली। समझे आप लोग। तो कुल मिला के आप इसको प्लस करोगे तो 240 प्लस 150 एंड प्लस 60 व्हाट विल बी द आंसर, आप सबको पता है जो है यहाँ पर 9 और 6 5 और 1, तो 3 और 4 450। ठीक है, तो ये पूरा हमारा कैलकुलेशन है, पूरा आपसे पूछा जा सकता है। रिवीजन में अगर हम जो है देखें तो प्रोविजन ऑफ लेबर कहाँ से होगा, खुद ही आप लोग बता दोगे इसको, वो तो बहुत ही ऑब्वियस हो जाता है। कोई भी बता देगा इसको कि हमारे पास लोग कहाँ से आएंगे, अरे लोग वहीं से आएंगे ना हमारे पास जहां से लोग रहते हैं। तो जो भी फार्मिंग है उसमें हार्डवर्क लगता है, हमें पता है। और स्मॉल फार्म्स अलोंग विद देयर फैमिलीज कल्टीवेट देयर ओन लैंड। जो छोटे छोटे से फार्मर्स होते थे वो तो अपना कल्टीवेशन तो कर ही लेते थे, लेकिन वो उनका भी हेल्प करते थे जिनके पास बड़े बड़े चंक थे जमीन के, फॉर 60 पीपल। ये जो 60 फैमिलीज हैं, ये जो 240 फैमिलीज है और ये जो बिल्कुल जिनके पास जमीन ही नहीं, ये सब इनके लिए काम करेंगे बिकॉज इनके पास बड़ा चंक है। फॉर एग्जाम्पल हम इस पूरे एक टेबल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि ये हमारे पास क्या है, एक जमीन है और इस जमीन का हम लोगों ने एक पूरा प्रोपोर्शन ऐसे कर दिया
और फिर हमने इस जमीन पर काफी सारे डिविजन कर दिया। जब हमने इसका डिविजन किया तो हमने इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और ये जमीन को करने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 लोग थे, 1 और 2। तो ये अपनी कल्टीवेशन तो करेंगे, ये जो लोग हैं अपनी कल्टीवेशन तो करेंगे, लेकिन उनका काम तो जल्दी फिनिश हो जाएगा, तो फिर ये इनकी हेल्प करेंगे, यहां से लेके ये इनकी हेल्प करेंगे, यहां से लेके इनकी हेल्प करेंगे, और ऐसे ऐसे करके ये एक दूसरे का कल्टीवेशन करते थे। तो मेजरली जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते थे वो हायर करते थे जिनके पास कोई काम नहीं होता था, या फिर वो अपना काम ऑलरेडी कर चुके होते थे। फार्म लेबर्स इधर फ्रॉम लैंडलेस फैमिली आते थे, या फिर जिनके पास स्मॉल प्लॉट्स होते थे। करा हमने डू नॉट हैव अ राइट ओवर द क्रॉप्स ग्रोन, ऑब्वियसली वो सिर्फ उनको पैसा मिलेगा, जो भी वो खेती कर रहे हैं वहां पर, जो भी हेल्प कर रहे हैं उनको, उसको पैसा मिलेगा, लेबर का चार्ज मिलेगा, यू नो एवरी डे आई विल बी गिविंग यू 10 रुपीज और 20 रुपीज, हाँ इतना ही मिलता है, आज भी बहुत कम रेट है, ठीक है। दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर्स हुम दे वर्क, तो वो फंसा बहुत बार क्या है, वो वेजेस कैश में भी ले लेते हैं लेकिन क्रॉप में भी, बट उसकी खेती करे इसका मतलब ये नहीं कि उनका ही हो जाएगा वो जो उन्होंने करा है। तो बेसिकली मान लो कि उनको ये था कि सर मुझे पैसा मत दो साहब, है ना, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, आप मुझे जो मैंने फसल है उसमें से मुझे थोड़ा ना 1 साल का गेहूं दे दीजिए, मेरे को चलेगा। तो ये ऐसे भी कर लेते थे, ठीक है। तो ये चीजें आपको सारी याद रखनी, दीज आर ऑल गोइंग टू बी आस्क्ड। वेजेस वेरियसली वाइडली जो है रीजन टू रीजन, क्रॉप टू क्रॉप एक्सेट्रा वेरी करते थे, वेमेन को वेजेस इक्वली नहीं मिलते थे फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड कुछ ऐसे काम होते थे जिनका ज्यादा पैसा मिलता था, क्योंकि आप जितना ज्यादा हार्डवर्क करोगे उतना ज्यादा पैसा मिलता था। बहुत ज्यादा वेरिएशन होती थी ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कभी भी कोई भी किसान के पास फिक्स इनकम नहीं होती है, फिक्स एम्प्लॉयमेंट नहीं होता। बारिश हो गई, फसल खराब हो गया, जो फसल का बोने से लेके काटने तक का टाइम पीरियड आता है उस टाइम में काम नहीं होता है एग्रीकल्चर, इनकी विलेजेस में वो टाइम पे काम नहीं होता है, राइट। एग्जाम्पल है हमारे पास, दाला इज लैंडलेस फार्म लेबरर who works on daily wages in पालमपुर। दारा जो है वहां पर हमारे एक लैंडलेस लेबर है, काम करता है, मिनिमम वेज है वो 115, बट उसको 80 रुपीज मिलता है, 115 बोला है गवर्नमेंट ने कि डेली देना है उसको, बट उसको 80 रुपीज मिलता है, तो काफी सफर भी करता है। काफी ज्यादा हैवी कॉम्पिटिशन है गाँव में, क्योंकि अब आप खुद सोचो कि 60 फैमिलीज जो है वो काम करवाना चाहती है, लेकिन 240 प्लस जो है 150 लोग हैं जो काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे, तो इन 60 को सिर्फ 60 की ही रिक्वायरमेंट होगी, या चलो एटलीस्ट 60 प्लस 60 120 की रिक्वायरमेंट होगी। पर हमारे पास तो यहाँ पर लगभग 400 जो है चीजें हैं, है ना, लाइक 190 390 चीजें हैं हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। तो करंटली हम लोगों को यहाँ पर क्या होता था कि लोग कम पैसों में भी काम करने के लिए रेडी हो जाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ना से कुछ तो अच्छा है ना, ये सारी चीजें। अब कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग में हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती थी, चलो इसको भी देखो फटाफट से देखो। हमें सबसे पहले याद रखना है, स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी फ्रॉम विलेज मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स टू अरेंज फॉर द कैपिटल। जो छोटू छोटू से हमारे फार्मर्स होते थे वो पैसे इकट्ठा करते थे कि जब मेरी फसल हो जाएगी तो आई विल गिव यू बैक योर मनी, और मैं थोड़ा जो प्रॉफिट बचेगा वो अपने पास रख लूंगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन इज वेरी हाई, दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रीपे द लोन। और जब भी छोटू फार्मर्स से, जो छोटे छोटे फार्मर्स से बड़े फार्मर्स से लोन लेते थे, तो उनसे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे। मान लो उन्होंने 100 रुपीज उनसे लिए हैं और उनको बोला कि अच्छा नेक्स्ट टाइम जब तुम्हारी फसल हो जाएगी तो गिव मी 200, मैं ऐसे थोड़ी था फ्री में तुम्हें पैसा उधार दे दूंगा। और वो जो किसान होता था, अगर वो 400 ही कमा रहा होता था, उसमें से 200 तो उसको बड़े फार्मर को देने पड़ेंगे, बच्चे उसके पास 200, उन 200 में से भी उसको अपना जो भी उसने इनपुट लगाया है पूरा का पूरा, उसने जो भी चीजें खर्च करी हैं, है ना, जो भी चीजें, मान लो कि उसने कोई कैपिटल लगाया है, किसी से उधार लिया था, फर्टिलाइजर खरीदे, सीड्स खरीदे, है ना, बुलक कार्ट से सारी चीजें, वहां पर भी पैसा उसको खर्च करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हमारे फार्मर्स बहुत सफर करते थे इस पूरे चैप्टर में। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स के पास अपनी सेविंग्स होती थी और अब वो अपने बढ़िया से सारी चीजों को रन करते थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। जो लोग बहुत अच्छे से रन करते थे तो वो करते थे सरप्लस। अब आप खुद सोचो, जो 60 फैमिलीज हैं उनके पास तो इतनी ज्यादा जमीन है, वो तो मजे कर सकते हैं, वो तो एंजॉय कर सकते हैं अपनी लाइफ को। तो आप खुद सोचो, जब ऐसे लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं तो क्या होगा, हमारे इनके पास सरप्लस होगा। तो जो फार्मर्स के पास एक्स्ट्रा होता था, जितना उनकी फैमिली में रिक्वायरमेंट है उतना तो वो लोग रख लेते थे, बट जो उनके लिए रिक्वायरमेंट नहीं होता था उसको मार्केट में बेच देते थे। और मार्केट में बेचेंगे तो क्या होगा, ट्रेडर्स उनका मार्केट से वीट खरीदता था और बाकी शॉपकीपर्स को गांव और शहर में बेच देता था।
था। क्या आज भी ऐसा ही चल रहा है? एब्सोल्युटली यस, आज भी ऐसा ही चल रहा है। मोस्टली मनी सेव्ड इन द बैंक अकाउंट और गिवन क्रेडिट टू स्मॉल फार्मर्स। ज्यादातर जो मनी होता था वो बैंक में लोग जमा कर देते थे कि हमारा पैसा सेव रहेगा, और बैंक वो पैसा स्मॉल फार्मर्स को दे देता था। तो एक पूरी सोसाइटी में लूप क्रिएट हो जाता था कि पूरी दुनिया गोल गोल ही घूम रही है। एंड ऑल्सो यूज दिस सेविंग्स टू अरेंज फॉर कैपिटल वर्किंग। और जो बड़े बड़े फार्मर्स होते थे वो ट्रैक्टर्स वगैरह, बड़ी बड़ी मशीनरी, ये सब चीजों में भी अपना बहुत पैसा इन्वेस्ट करते थे। फिर हम आ जाते हैं कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। फार्मिंग तो हमने इतनी डिटेल में पढ़ लिया कि मजा ही आ गया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे हमारे पालमपुर में जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज कर रहे थे। हमने स्टार्टिंग में देखा था ना, तो चलो आओ अब जल्दी से देखते हैं। देखो, अगर हम देखें कि 75% हमें बोला था चैप्टर ने कि 75% लोग ना फार्मिंग कर रहे हैं, तो किसी भी कॉम्पोजिशन में होते हैं 100%, तो हमको यहाँ पर देखने को मिलता है ये वही 25% लोग हैं जो इधर से बच गए थे, और ये लोग करते थे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। यानी कि वो सारी एक्टिविटीज जिसमें फार्मिंग नहीं चाहिए, बाकी सब चलेगा। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी डेयरी ओवर है, यहाँ पर ये लोग डेयरी यानी कि मिल्क प्रोडक्शन का काम करते थे। छोटू छोटू सी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी करते थे, कि अब बहुत बड़ी बुलेट ट्रेन तो नहीं बना रहे होंगे, पर छोटू छोटू चिप्स बना लिए, है ना, साइड के गांव में जाके बेच दिए। तो ये सारी चीजें हैं। डेयरी इज देयर, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज देयर, छोटू छोटू सी शॉप्स भी होती थी, और कुछ ट्रांसपोर्टेशन भी ये लोग करते थे। समझा आप लोगों को? जल्दी से एक बार मुझे बताओ, जल्दी से मुझे बताओ एक बार। ठीक है, तो ये लोग ट्रांसपोर्टेशन भी करते थे। अगर हम डेयरी की बात करें तो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन डेयरी की देख लेते हैं। डेयरी की बात करें तो बहुत ही कॉमन एक्टिविटी थी। इवन आज के टाइम पर भी एक काफी कॉमन एक्टिविटी है। इंडिया के मेजर विलेजेस में आज भी आप लोगों को डेयरी एज अ वेरी वेरी कॉमन एक्टिविटीज देखने को मिलेगी, जहां पर वो लोग इससे बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, फीड देयर बुफेलोज ऑन वेरियस काइंड ऑफ ग्रासेस, ज्वार एंड बाजरा, ये सब ये लोग अपनी गाय को, अपने कैटल्स को खिलाते थे, बड़े मजे में रहते थे। मिल्क जो है रायगंज जो था उसमें बेचे थे। कहाँ था रायगंज? साइड में था क्या? लार्ज विलेज था ना नियर बाय, जहां पर ट्रांसपोर्टेशन और सिटीज तक, जहां से ट्रांसपोर्टेशन सिटीज तक जाता था। समझे आप लोग? तो ये आपको पूरा पता होना चाहिए, सब कुछ जो हम आपको पढ़ा रहे हैं जरूरी है। उसके बाद हम बात करें स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। पूरे के पूरे 450 फैमिली में से सिर्फ 50, अब जरूरी नहीं कि हर फैमिली में एक बंदा हो, जरूरी है कि 400-500 होंगे ऑन एवरेज, बस 50 लोग ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे पूरे देश में, पूरे पालमपुर में, सॉरी। इट इन्वॉल्व सिंपल प्रोडक्शन मेथड एंड इट इज डन ऑन अ वेरी वेरी स्मॉल स्केल, कि छोटू छोटू सा बना रहे हैं, लाइक अचार का बिजनेस है, चिप्स का बिजनेस है, पकौड़ों का बिजनेस है, कैरिड आउट मोस्टली एट होम या फिर फील्ड में विद द फैमिली लेबर ओनली, कि फैमिली में छोटू छोटू समोसे बना रहे हैं, मोमोज बना रहे हैं, बस यही सारी चीजें, बहुत ही छोटू छोटू चीज, जैसे कि अचार बनाना, ठीक है, पकौड़े बनाना, चिप्स बनाना, फ्राइड चिप्स जो होते थे, है ना, कचरी बोलते थे उनको, अगर आपको गलती से भी याद है तो गांव वगैरह में आज भी इन सब चीजों की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, उसके बाद थोड़े शॉपकीपर्स देख लो। शॉपकीपर भैया, तो देखो, दोज एंड पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड यानी कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स आर वेरी लेस, बहुत ही कम लोग ट्रेड करते थे। शॉपकीपर वेरियस वेरियस चीजें होलसेल मार्केट से खरीद के लेके आते थे और फिर उसको गांव में बेच देते थे। There are general store in village selling a wide range of items like wheat, rice, sugar, tea, oil, biscuits, soap, toothpaste and batteries etc. बोलोगे बैटरीज की? अरे लाइट चले जाती थी तो बैटरीज लगते थे ना, वही। A few of the families also sell eatables यानी कि कुछ खाने पीने का, यानी कि समोसा, जलेबी, यमी यमी सा, है ना, वो सारी चीजें, वही तो शॉपकीपर्स होते हैं। उसके बाद छोटू सा ट्रांसपोर्टेशन का भी पोर्शन है। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि एक फास्ट डेवलपिंग सेक्टर है आपके पालमपुर में, और ये वैरायटी ऑफ व्हीकल्स यूज करते थे जो कि पालमपुर और रायगंज को कनेक्ट करता था। एग्जाम्पल थे रिक्शा वाला, स्टोंगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर, ब्लॉक कार्स, बोगी आर द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर, और अब लोगों को ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, तो ट्रांसपोर्टेशन काफी फास्ट ग्रो भी कर रहा था। बस इस चैप्टर में इतना ही था क्या? हाँ, इतना ही था बस। अब आई एम गोइंग टू गिव यू 2 होमवर्क क्वेश्चंस। तो सबसे पहले होमवर्क क्वेश्चन है, मनी इज अ डैश कैपिटल। क्या वो फिक्स कैपिटल है?
क्या वो ह्यूमन कैपिटल है, या फिर वो काम करते रहेंगे और सामान हम लेके आते रहेंगे, या वो सब कुछ है, मनी तो सब कुछ है। सेकेंड होमवर्क है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या कॉटन एक फैक्टर है किसी भी चीज को काम करने में, उसका कोई रोल प्ले है क्या? क्या इंजीनियर कोई हमारा फैक्टर प्रोडक्शन है, या लैपटॉप भी है क्या, लैपटॉप से भी हम कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं क्या, या ऑल ऑफ द अबव? दैट वाज होमवर्क क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। अब बताओ आप लोगों को बहुत मजा आया ना सेशन में? बहुत मजा आया ना? वैसे तो हमारा बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, अगर हम इसको करना चाहते तो 10 to 15 मिनट्स में भी कर सकते थे, बट हमें चैप्टर इतनी जल्दी क्यों फिनिश करना है? अगर हम अच्छे से पूरा डिटेल में चैप्टर को पढ़ेंगे तो ही तो हम एग्जाम में कुछ लिख पाएंगे और एग्जाम में अच्छे से चीजों को याद रख पाएंगे। तो अब आपको ये चैप्टर कैसे करना है, फिर से अगर आपको लग रहा है कि आपका कुछ भी चीजें रह गई हैं, तो आपको ये चैप्टर फिर से दोबारा से 2x पर देखना है, और फिर आपको किसी चीज की नीड ही नहीं पड़ेगी पूरे चैप्टर में। समझे आप लोग? तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पर रैप अप। नाउ आई सी इन द नेक्स्ट क्लास विच इज गोइंग टू बी लाइव, और वहां पर हम इससे आने वाले जो भी क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं, दुनिया में बनाए जा सकते हैं, वो सब हम क्विज करेंगे और चैप्टर को बहुत बढ़िया से रिवाइज करेंगे। Okay, everyone. So this is your master teacher Varsha, and I'm signing off because I'll see you in my live class. So thank you so much, everyone. I'm sending you lots of love and bye bye. Take care.